हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सारे पार्ट्स हमने फिनिश कर लिए हैं विद क्वेश्चन डिस्कशंस। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट डी। तो जैसे कि आपको पता है, जो आपका पार्ट सी था वो पूरा क्वांटिटेटिव रिसर्च पे बेस्ड था, और जो आपका पार्ट डी है वो पूरा का पूरा क्वालिटेटिव रिसर्च पे बेस्ड है। तो इसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस पढ़ेंगे एक एक करके, जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं, और ये डिज़ाइंस आपके पेपर 1 में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जितना कि पेपर 2 में, क्योंकि दोनों जगह क्वेश्चंस आते हैं। इसी के साथ हमने इंक्लूसिव एजुकेशन भी फिनिश कर लिया है। अगर जो आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाती हूँ। तो आज की वीडियो का फोकस पॉइंट है हमारा ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट कम्स अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ग्राउंडेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है। तो सबसे पहले जो ग्राउंडेड थ्योरी है ये कैसी है? क्वालिटेटिव है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपकी ग्राउंडेड थ्योरी आती है। दूसरा जो ग्राउंडेड थ्योरी है ये ग्लेजर एंड स्ट्रॉस ने दी थी, है ना। इसको डेवलप किसने किया था? ग्लेजर एंड स्ट्रॉस ने डेवलप किया था। दूसरा यूजेस इंडक्टिव अप्रोच। हम ग्राउंडेड थ्योरी में हम इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर जो वीडियो आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपको पता चल जाए कि इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच क्या है, या बॉटम अप या टॉप डाउन बॉटम अप्रोच क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ग्राउंडेड थ्योरी में हम इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच क्या है कि जब हम ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की तरफ जाते हैं, यानी जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्या होता है हमारा इंडक्टिव अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच पे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। यानी पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन हम किसी थ्योरी पे जाते हैं, क्योंकि इंडक्टिव अप्रोच में हमें कुछ भी, हमारे पास कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता है, हमें पहले से कुछ नहीं पता होता है उस चीज़ के बारे में, तब हम इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। वही चीज़ आपके ग्राउंडेड थ्योरी में भी होती है। ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्री कंसीव्ड नोशन हमारे पास नहीं होता है, तब हम ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करते हैं। इसीलिए ग्राउंडेड थ्योरी में बॉटम अप अप्रोच का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग टेंटेटिव थ्योरी एंड टेस्टिंग इट अगेंस्ट द डेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो डेटा होता है, बोलते हैं ना कि ग्राउंडेड थ्योरी में डेटा का जनरेशन करते हैं, यानी जो रिसर्चर होता है वो डेटा बनाता है, डेटा को जनरेट करता है। डेटा के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, थ्योरी को बनाते हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट में ये बोला गया है कि जो आपकी ग्राउंडेड थ्योरी है वो साइक्लिकल प्रोसेस है, जिसमें हम एक टेंटेटिव थ्योरी बनाते हैं अगेंस्ट द डेटा, यानी जो हमारे पास डेटा आता है उस डेटा के बेसिस पे हम थ्योरी को बनाते हैं, थ्योरी को जनरेट करते हैं। ये होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर। तो आई होप आपको ग्राउंडेड थ्योरी के ये 3 पॉइंट्स आसानी से समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? वी यूज ग्राउंडेड थ्योरी when we need a broad theory or explanation of a process। ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई ब्रॉड थ्योरी चाहिए होती है, या
जो भी हमने थ्योरी बनाई है उस थ्योरी का हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, तब हम ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्राउंडेड थ्योरी जनरेट्स अ थ्योरी व्हेन एग्जिस्टिंग थ्योरीज डू नॉट एड्रेस योर प्रॉब्लम। यानी कि आपकी प्रॉब्लम कोई ऐसी है जो कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी डेटा उससे रिलेटेड नहीं मिल रहा है ना, तब आप क्या करोगे, आप अपने डेटा का जनरेशन करोगे, है ना। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे जब हमारी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तब आप ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करेंगे, आप खुद अपना डेटा बनाएंगे, डेटा को जनरेट करेंगे और उस डेटा के बेसिस पे आप थ्योरी को बनाओगे। तो यही होती है हमारी ग्राउंडेड थ्योरी। यानी कि ग्राउंडेड का मतलब क्या है, बिल्कुल बेस, जहाँ पे हमें कोई भी जानकारी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड ना हो, तब हम ग्राउंडेड थ्योरी की तरफ जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको नेट की प्रिपरेशन या जीआरएफ कैसे क्लियर करना है, आपको ये पता करना है। तो अब जीआरएफ कैसे क्लियर किया जाए, आपको अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो जब आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है कि हम जीआरएफ को कैसे क्लियर करेंगे, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल करोगे। आप खुद पता लगाओगे कि जीआरएफ क्लियर करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी पड़ती है ना, कौन से मीडियम से हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद अपने एंड से डेटा का कलेक्शन करना शुरू करोगे और उस डेटा के बेसिस पे आप एक थ्योरी निकाल के लेके आओगे कि इस तरीके से अगर जो हम काम करें तो हम जीआरएफ क्लियर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सेम एज इट इज़ यही हम ग्राउंडेड थ्योरी में करते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आपकी कोई एक ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तब आप क्या करोगे, आप ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करो, क्योंकि वहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू पैटर्न्स बनाते हुए आप एक थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो वो वहाँ पे क्या होगा, ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल और है, जैसे कि आपको ये पता करना है कि डाइवोर्स होने के रीजंस क्या हैं, ठीक है। अगर जो आप एक क्वेश्चनर बनाएंगे और आप गए किसी से अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए, है ना, तो हो सकता है आपको सही इन्फॉर्मेशन ना मिले कि ज़्यादातर डाइवोर्स होने के क्या रीज़न हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिर जो भी आपके रिस्पोंडेंट होंगे आप उनके पास जाएंगे, आप इस तरीके से उनसे बात करेंगे, आप धीरे धीरे करके उनसे बात करते जाएंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे उनसे, अलग अलग लोगों से आप अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा, आपको डेटा के बेसिस पे पता चलेगा कि डाइवोर्स होने के क्या रीजंस हैं। तो आपने डेटा को जनरेट किया, डेटा के बेसिस पे आपने थ्योरी बना दी, तो ये क्या होता है, हमारा ग्राउंडेड थ्योरी होता है। तो आपको एक की पॉइंट ये याद रखना है कि जब हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होते हैं, हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं, है ना, तब हम ग्राउंडेड थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। वही पॉइंट्स इन बुलेट पॉइंट्स में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ग्राउंडेड थ्योरी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। दूसरा, इसको ग्लेजर एंड स्ट्रॉस ने दिया था। इसमें हम इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच को बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं, है ना। ये क्या एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हम एक टेंटेटिव थ्योरी बनाते हैं अगेंस्ट द डेटा, ठीक है। वी यूज ग्राउंडेड थ्योरी व्हेन वी नीड अ ब्रॉड थ्योरी और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस का हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या हमें कोई ब्रॉड थ्योरी बनानी हो, तब हम ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जैसे एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रोसेस का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जीआरएफ कैसे क्लियर करना है। तो जो लोग ऑलरेडी जीआरएफ क्लियर कर चुके हैं, आप उनके पास जाएंगे, उनसे डेटा लेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग लोगों से आप हो सकता है इंटरव्यू के बेसिस पे लें, आप शेड्यूल के बेसिस पे भी ले सकते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप कॉन्टीन्यूअस उन लोगों से डेटा लेते जाएंगे और उन डेटा को आपस में कंपेयर करते जाएंगे जब तक आपको एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं मिल जाता है। सैचुरेशन पॉइंट का क्या मतलब है, जैसे कि आपने
ABCD कोई पर्सन है, आपने उनसे डेटा कलेक्ट किया, उनसे डेटा लिया कि उन्होंने JRF कैसे क्लियर किया, ठीक है। तो हो सकता है इनसे अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशंस मिल रही हों। तो आपको जब तक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तब तक आप अपने डेटा को कलेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। जब आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो जाएगी, यानी कि सपोज आपने इनसे इन्फॉर्मेशन ली, बहुत से लोगों से इन्फॉर्मेशन ली और अब आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वहीं पे आप अपने डेटा को कलेक्ट करना बंद कर देंगे। तो जहाँ पे आप अपने डेटा को कलेक्ट करना बंद कर देंगे उसी को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। क्या है हमारी ग्राउंडेड थ्योरी, है ना। देन यहाँ पर ग्राउंडेड थ्योरी जनरेट्स अ थ्योरी, आपको ये की पॉइंट भी याद रखना, जनरेशन ऑफ डेटा, जनरेशन ऑफ थ्योरी। जहाँ पे भी ये की टर्म आ जाए तो आपको समझ लेना है कि हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी जनरेट्स अ थ्योरी व्हेन एग्जिस्टिंग थ्योरीज डू नॉट एड्रेस योर प्रॉब्लम। जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, अगर जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही हैं, तब आप ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल करोगे। आप खुद डेटा को बनाओगे, खुद डेटा को जनरेट करोगे, उसके बेसिस पे आप थ्योरी बनाएंगे। वो क्या होती है, हमारी ग्राउंडेड थ्योरी होती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी की। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी क्रेसवेल ने दी हैं, क्रेसवेल ने 3 टाइप्स की ग्राउंडेड थ्योरी बताई हैं। तो हम क्रेसवेल के अकॉर्डिंग ही ग्राउंडेड थ्योरी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला है आपका एमर्जिंग डिज़ाइन, सेकंड है आपका सिस्टमैटिक डिज़ाइन एंड थर्ड है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट डिज़ाइन। तो ये 3 तरीके के डिज़ाइंस हैं जो कि टाइप्स है आपके ग्राउंडेड थ्योरी के। पहला है एमर्जिंग डिज़ाइन, सेकंड इज सिस्टमैटिक डिज़ाइन एंड थर्ड इज कंस्ट्रक्टिविस्ट डिज़ाइन। अब जो आपकी इमर्जिंग डिज़ाइन है, इमर्जिंग डिज़ाइन में ये होता है कि अगर जब हम ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़, इमर्जिंग डिज़ाइन का यूज़, ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इमर्जिंग डिज़ाइन आपकी क्लासिकल टाइप की है ना, बहुत मतलब पुरानी टाइप की है ये। तो इमर्जिंग डिज़ाइन का यूज़ अगर जो हम ग्राउंडेड थ्योरी को करने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 1 और 2 इटरेशन आर यूज टू बिल्ड अ थ्योरी फ्रॉम डेटा कलेक्टेड। यहाँ पे मतलब कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो 1 या 2 बार ही करते हैं, हम सैचुरेशन पॉइंट तक डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, है ना। जब हम अपना डेटा 1 या 2 बार ही कलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलनी हो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही ना पाए, ठीक है। तो जब इमर्जिंग डिज़ाइन में क्या होता है कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन सिर्फ हम 1 या 2 बार ही करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जो हमें JRF क्लियर करना है आपको, तो आपको जो जिन्होंने JRF क्लियर किया हुआ है आप उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इमर्जिंग डिज़ाइन का अगर जो आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपने सिर्फ 1 या 2 बार ही डेटा को कलेक्ट किया और उसी के बेसिस पे आपने थ्योरी बना दी। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इमर्जिंग डिज़ाइन में होता है, इसीलिए इसको बोला गया है 1 और 2 इटरेशन आर यूज टू बिल्ड अ थ्योरी फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड। इज दैट क्लियर। इसीलिए इमर्जिंग डिज़ाइन का यूज़ ज़्यादातर हम ग्राउंडेड थ्योरी में नहीं करते हैं। देन आपकी सेकेंड डिज़ाइन है सिस्टमैटिक डिज़ाइन, और सिस्टमैटिक डिज़ाइन वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइंस मानी जाती हैं ग्राउंडेड थ्योरी को करने के लिए। तो इसमें क्या है, कंसर्न्ड विथ कोडिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं जो भी हमारे पास की ग्राउंडेड थ्योरी आपकी क्वालिटेटिव टाइप की रिसर्च है। तो यहाँ पे जो आपको डेटा मिलेगा वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इंटरव्यूज़ लेंगे, है ना, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो डेटा होगा वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा। तो जब आपके पास डेटा नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा तब वहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, मेमोज बनाते हैं इन सिस्टमैटिक डिज़ाइन, ठीक है। अब सिस्टमैटिक डिज़ाइन जब हम यूज़ करते हैं तो जो उसका जो डेटा कलेक्शन होता है वो तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमें सैचुरेशन पॉइंट नहीं मिल जाता है। तो जब तक हमें सैचुरेशन पॉइंट नहीं मिल जाता तब तक हम डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और जब हमें सैचुरेशन पॉइंट मिल जाता है तो तब हम डेटा कलेक्ट करना
बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कोड्स बनाते हैं। सपोज कि आपने बहुत से लोगों के साथ से डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। अब आपने कैटेगरीज बनाई, है ना, कि सपोज आपने कैटेगरी बना ली कि कितने घंटे पढ़ने हैं, तो आवर्स की आपने कैटेगरी बना ली। सोर्सेज की आपने कैटेगरी बना ली कि कौन कौन से सोर्सेज का हम यूज़ करके JRF को क्लियर कर सकते हैं, कौन से मीडियम से पढ़ना चाहिए, कौन से मोड को यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी कैटेगरीज बना ली, और कैटेगरीज बनाने के बेसिस पे आपने सपोज एक दिन डेटा कलेक्ट किया। अब आपको एक दिन कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने पहले दिन डेटा कलेक्ट किया और आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली, तो आप उन इन्फॉर्मेशंस को अपने पास एक पैराग्राफ के फॉर्म में या अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में क्या करते हो, लिख लेते हो। तो वही क्या होता है, हमारा मेमोज होते हैं। तो सिस्टमैटिक कोडिंग में, सिस्टमैटिक डिज़ाइन में हम कोडिंग करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं और मेमोज बनाते हैं, जब तक हमें सैचुरेशन पॉइंट नहीं मिल जाता। इज दैट क्लियर? अब जो आपकी कोडिंग है वो 3 तरीके की होती है। सबसे पहली है आपकी ओपन कोडिंग, देन है आपकी एक्सियल कोडिंग, एंड देन है आपकी सेलेक्टिव कोडिंग। तो सिस्टमैटिक डिज़ाइन का जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम 3 तरीके की कोडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ओपन कोडिंग में क्या होता है कि ओपन कोडिंग में ये सबसे पहले ये इनिशियल स्टेज की कोडिंग होती है, यानी कि यहाँ इसी ओपन कोडिंग में ही आप कैटेगरीज बनाएंगे, है ना, आप कोडिंग करेंगे, आप मेमोज बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज पे हम ओपन कोडिंग में करते हैं। तो जब आपने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, आपने कैटेगरीज बना ली, आपने मेमोज बना लिया, आपने कोड्स बना लिए, तो ये सारी चीज़ें हमने ओपन कोडिंग में कर ली। अब जब आप ओपन कोडिंग के बाद हम क्या करते हैं, एक्सियल कोडिंग करते हैं। एक्सियल कोडिंग में क्या होता है कि जो भी आपने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया था, आर्ट्स टाइम के बेसिस पे, सोर्सेज के बेसिस पे, मीडियम के बेसिस पे, मोड के बेसिस पे, तब आप ये देखोगे कि जो आंसर इन्होंने दिया, जो आंसर इन्होंने दिया, जो आंसर इन्होंने दिया, जो आंसर इन्होंने दिया, अब इनके आंसर्स के बीच में क्या रिलेशन है ना, क्या आप इसको, क्या ये आपस में रिलेटेड है कि नहीं है। तो आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक एक्सियल कोडिंग में आप रिलेशनशिप फाइंड करते हैं कि जो ये आंसर्स दे रहे हैं, ये आंसर्स आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं है। तो आप एक हाइपोथेटिकल सोचते हैं। इन एक्सियल कोडिंग में आप रिलेशंस देखते हैं कि किनके आंसर सेम हैं। सपोज एक ने बोला कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ JRF क्लियर करने के लिए, किसी ने बोला कि मैं 9 से 10 घंटे पढ़ लेता हूँ, या किसी ऐसे ही बहुत से लोगों ने बोला। तो आप एक हाइपोथेसिस बना लोगे कि हाँ, अगर जो हम 8 से 9 घंटे पढ़ेंगे तो हमारा JRF क्लियर हो जाएगा। तो एक्सियल कोडिंग में जो आपने ओपन कोडिंग में सारा डेटा कलेक्ट किया है, उसको आप क्या करोगे, आपस में कोरिलेट करते हैं, आपस में देखते हैं कि इनमें कोई संबंध है या नहीं है। आप हाइपोथेसिस बनाते हैं इन एक्सियल कोडिंग के अंदर। देन हमारा आता है सेलेक्टिव कोडिंग। अब सेलेक्टिव कोडिंग में क्या करते हैं कि जो आपने डेटा के बेसिस पे, नहीं कि ओपन कोडिंग में और एक्सियल कोडिंग से जो आपके रिजल्ट्स निकले उसके बेसिस पे आप सेलेक्टिव कोडिंग में थ्योरी बना देते हैं, ठीक है। यानी कि डेटा के बेसिस में आपने थ्योरी को जनरेट कर दिया। तो सेलेक्टिव कोडिंग में हम क्या करते हैं, थ्योरी को जनरेट करते हैं, ठीक है। एक्सियल कोडिंग में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को बनाते हैं। और ओपन कोडिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैटेगरीज बनाते हैं, मेमोज बनाते हैं, है ना, कोडिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है, ओपन कोडिंग के अंदर होती है। तो सबसे पहला स्टेप आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इन तीनों को कैसे करना है कि जैसे कि आपको एक कोई डिश बनानी है, तो ओपन कोडिंग अब आपको करनी है ओपन कोडिंग। तो उस डिश के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपने उन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया, तो ये क्या होगी, आपकी ओपन कोडिंग होगी। एक्सियल कोडिंग में आपने क्या किया, अब आप ये देखोगे कि इसको बनाना कैसे है, क्या जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो इंग्रेडिएंट्स सही हैं या नहीं सही हैं, क्या वो आपस में सही बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सियल कोडिंग के अंदर हो गया। जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली तो उसके बेसिस पे आपने एक डिश बनाई, है ना, जो कि बहुत अच्छी बन गई। तो वो क्या हुआ, आपने एक थ्योरी बना दी। तो इसी तरीके से हम एक थ्योरी जब जनरेट करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, तो हम ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग और सेलेक्टिव कोडिंग का यूज़ करते हैं इन सिस्टमैटिक डिज़ाइन के अंदर। इसीलिए ये बेस्ट डिज़ाइन मानी जाती है।
और जब भी हम कोडिंग करेंगे, कैटेगरीज बनाएंगे, तो कांस्टेंट आपस में कंपैरिजन करते जाएंगे कि इनके आंसर में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, है ना, इनके आंसर में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो हम जैसे जैसे अपना डेटा कलेक्ट करते जाएंगे वैसे ही कंपैरिजन, कोडिंग, है ना, सब कुछ साथ साथ करते जाते हैं, जिससे जो भी हमारे रिजल्ट्स आए वो वैलिड हों, रिलायबल हों। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं थर्ड डिज़ाइन की, जो कि है हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट डिज़ाइन। अब जैसे कि हमने साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि जब हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे खुद इन चीज़ें सीखते हैं, खुद चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बनाते हैं, है ना, अपनी नॉलेज का जनरेशन हम खुद करते हैं, वो क्या होता है, हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। तो इसी तरीके से ग्राउंडेड थ्योरी में भी होता है कि जो रिसर्चर कंस्ट्रक्टिविस्ट डिज़ाइन का यूज़ करता है वो क्या करेगा कि जो भी उसका सैंपल होगा, है ना, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसके ओपिनियंस क्या हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को वो अपने डेटा में यूज़ करता है और तब तक करता रहता है, मतलब कि जब हम किसी के ओपिनियन, किसी के प्रिंसिपल्स, है ना, किसी के बिलीव्स के बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो सैचुरेशन पॉइंट होता है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट डिज़ाइन यही है कि जब हम डेटा कलेक्ट करें लोगों के ओपिनियन के बेसिस पे, लोगों के बिलीफ के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे हम जब थ्योरी को जनरेट करते हैं, वो हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट डिज़ाइन के अंदर हम करते हैं। बस बात यही है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट डिज़ाइन में सैचुरेशन पॉइंट बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपकी 3 टाइप्स की डिज़ाइन है, जो कि है आपकी ग्राउंडेड थ्योरी की टाइप्स। पहला है इमर्जेंट डिज़ाइन, सिस्टमैटिक डिज़ाइन और कंस्ट्रक्टिविस्ट डिज़ाइन। ज़्यादातर यूज़ में होने वाली जो आपकी डिज़ाइन है वो सिस्टमैटिक डिज़ाइन बेस्ट मानी जाती है, और ज़्यादातर जब भी हम ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करते हैं तब हम सिस्टमैटिक डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि सिस्टमैटिक डिज़ाइन क्या है और सिस्टमैटिक डिज़ाइन में कौन कौन सी हम कोडिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।